महिला ही महिला के लिए मिसाल बन सकती है, यह वाक्य सही कर दिखाया तो किसने, वंदना कौशल ने, जो कि 16 साल से लगातार महिलाओं को इंसाफ दिलाने में लगी हुई है। आइए, वैसे तो बहुत लोग इनको जानते हैं और जो लोग नहीं जानते उनसे रूबरू कराने के लिए आज हम इनके बीच पहुंचे हैं और सब कुछ जानते हैं कि किस प्रकार से ये महिलाओं को इंसाफ दिलाती है और किस प्रकार से उनकी हक की लड़ाई लड़ती है और इनकी शुरुआत किसकी हुई और कैसे, किसकी प्रेरणा से यह है इन्होंने लाइन, जिसे कहते हैं कि इंसान का कोई वो होता है दिनचर्या में कि आज मुझे ये करना है या ये हासिल करना है, महिलाओं के लिए इनके दिमाग में ऐसा क्यों आया कि महिलाएं परेशान हैं, उत्पीड़न है। तो ऐसे आइए जानते हैं इनका क्या कहना है। नमस्कार मैम, जैसा कि सुनने में आया है कि वंदना कौशल की बात की जाए तो आपका नाम बहुत सुनने में आता है कि आप महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए आगे बढ़ चढ़कर रहती है। तो सबसे पहले आपके जीवन की शुरुआत कैसे हुई और आप इस लाइन में कैसे आए, कितने साल आपको हो गए और अब तक कितनी महिलाओं के लिए आपने क्या किया? सबसे पहले तो मैं इस चीज़ का आभार व्यक्त करूँगी कि मैं एक महिला हूँ, क्योंकि एक महिला होके ही अगर आप एक महिला का दर्द नहीं समझ सकते तो आप महिला कहलाने के लायक नहीं। तो अगर मैं कहूँ, सबसे पहले तो मैं बोलूँगी मैंने मास कम्युनिकेशन ही किया और इसके बाद मैंने एक एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट में काम किया था। सबसे पहले अगर कहें तो मैं प्रेरित कहाँ से हुई, तो सबसे पहली चीज़ आई, मुझे अपनी माँ का एक वर्ड याद आता है। कई बार मैं मम्मा से कहती थी, वो पढ़ने में बहुत अच्छे थे, मतलब हमें पढ़ाते थे, तो मैं मम्मा से कहते थे आपने कितनी एजुकेशन करी, कहाँ तक पढ़ी, तो वो कहते थे कि बेटा सिर्फ 12th पास। वो वक्त ऐसा था कि हम लड़कियों को कॉलेजेस बहुत दूर होते थे तो हमें जाने नहीं दिया जाता था। तो एक क्यूरियोसिटी जागती कि क्यों नहीं जाने दिया जाता था, हमारे पापा पढ़े लिखे हैं इतने ज़्यादा और भी लड़के सब लोग पढ़े लिखे हैं, आप ही क्यों नहीं। कहते हैं लड़कियों के लिए बेटा कई चीज़ों की सीमाएं थी, बंदिशें थी, उनको वो पार नहीं कर सकते थे। 12वीं करी, पढ़ने का बहुत मन था, नहीं कर पाए। शादी हुई, पापा ने भी कोशिश करी कि मैं पढ़ लूँ, पर घर गृहस्थी में दब गई वो चीज़ें। तो मन में आता था कि मेरी माँ नहीं पढ़ सकी, ऐसी पता नहीं कितनी महिलाएं होंगी, अगर वो पढ़ नहीं सकती हैं तो यानी वो आगे भी नहीं बढ़ पा रही होंगी, कितनी सारी परेशानियां होंगी, हो सकता है उनके मन में कितने सपने होंगे, कितनी आकांक्षाएं होंगी, वो तो पूरा ही नहीं कर पा रही। तो एक मन में कहते हैं एक जिज्ञासा जाग गई कि मुझे औरतों के बारे में और जानना है। तो लोगों के पास बैठने से, उनकी बातें सुनने से तो पता चला छोटी छोटी परेशानियां दिखने लगी। जैसे कि मतलब एक हमारे पास एक आंटी थे हमारे पड़ोस में, वो बहुत अच्छा गाना गाते थे, पर उनके घर में उनको बोला जाता था कि ऊंची आवाज़ में गाना नहीं गाना। तो वो लगता था कि अगर औरत इतनी जल्दी अपने ही घर में वो दबी हुई है तो उसके साथ कितना कुछ गलत हो रहा है। तो वहीं से प्रेरित मैं हुई, मेरे अंदर एक आया कि नहीं, मुझे औरतों के लिए कुछ करना है और मैं करूँगी। इसके बाद यदि हम बात करें तो सबसे पहले आपने किस केस को पकड़ा? सबसे पहले मेरे पास जो केस आया था, मेरे पास एक लेडी थी, उसके हस्बैंड ने उसे बहुत मारा था, मतलब वो काम करती थी घर में। तो मैं ना रास्ते से जा रही थी, तो मुझे वो औरत, मतलब जैसे होता है कि मेरे पास में आई तो वो कहती कि मुझे आप बचा लीजिए, और उसको चोट इतनी लगी थी कि उसकी आँख हल्का सा बाहर थी, काफ़ी ज़्यादा बाहर निकली। उसको देख के एक वक्त मन घबराया कि मैं क्या करूँ। तो मैंने उसको संभाला, मैंने उससे बोला कि चलो मेरे साथ चलो, सिविल हॉस्पिटल ले गई। उस टाइम तो इतना कोई सिविल हॉस्पिटल में इतना ज़्यादा था नहीं, जैसे आजकल बहुत अच्छा वहाँ पर हो गया। खैर मैं उसको ले गई और उसको थोड़ा सा मैंने ट्रीटमेंट दिलवाया। उसके बाद उसके हस्बैंड से बात करी, बैठ के आराम से बातचीत करी, सिर्फ शक उनके बीच का एक कारण था। तो मेरा मोटिव ये रहता है कि फैमिली टूटे ना, वो जुड़ जाए। वो लेडी और हस्बैंड आज भी अपने परिवार के साथ वो खुश हैं और मुझे उस चीज़ को लेकर बहुत खुशी होती है कि मैं किसी की एक की मदद कर पाई। वो मेरा सबसे पहला केस था। किस सन से आपकी शुरुआत हुई जो आप उत्पीड़न महिलाओं के इस कार्य में जुट गए? सबसे पहले मैं सन तो मुझे खुद को याद नहीं है, मैं खुद भी या मेरे बच्चे काफ़ी छोटे ही थे। पर अगर मैं कहूँ तो ये शादी से पहले से ही मेरे मन में आता। वो मैंने जैसे बताया कि अपनी माँ से ही मुझे प्रेरित हुई मैं कि अगर एक औरत, तो वहीं से मेरे मन में आया था कि मुझे कुछ ना कुछ लेडीज़ के लिए करना है। जैसे आप जानते हैं हम लेडीज़ बहुत प्रोडक्टिव होती हैं, हर क्षेत्र में है, अब तो औरत कहीं पर भी पीछे नहीं है। तो मतलब मैं चाहती हूँ कि औरतें ना एक दूसरे का सहायता करें, कहीं पर अगर किसी को मुसीबत में देखें उनका माहौल ना उड़ाएं, उनका मजाक ना उड़ाएं, उनकी परेशानियों को कम ना आके उनकी मदद जरूर करें।
ऐसे में यदि हम बात करें, यदि हम कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे को किसी फाउंडेशन का सहारा लेना पड़ता है या एनजीओ का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो कुछ करना तो चाहती है, परंतु उनको जिससे कहते कि कुछ चीज नहीं मिलती जिसके सहारे वो आगे बढ़ सके। तो ऐसे में आप किसके सहारे आगे बढ़े हैं? कोई फाउंडेशन है, कोई एनजीओ है? नहीं, मैं अपने ही सहारे आगे बढ़ी हूँ। मैं कहती हूँ कि औरत में जो नारित्व होता है ना हमारे अंदर, वो हमें बहुत आगे तक ले जाता है। हमें ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की, ना किसी फाउंडेशन की, ना किसी की मदद की। हाँ, अगर हमारे अंदर ये चीज़ है कि मुझे कुछ करना है तो आप कर सकते हैं, और एक दूसरे का साथ लेके, और वो बहुत आराम से काम हो जाएगा। जैसे कि मेरा साथ मेरे परिवार ने दिया, खासकर मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा सपोर्टिव। चार होते हैं और उनको समाज में अपना हक नहीं मिल पाता, तो और वो दबी दबी सी अपने आप को महसूस करती है, अपने हक की लड़ाई लड़ नहीं सकती, तो उनके लिए आप क्या करें? देखिए, मैं सबसे पहले तो महिलाओं को यही कहूँगी कि डरो मत। सबसे पहले डरो मत। अगर हक की बात है, अगर आपके साथ परेशानी सच में आ रही है, तो आप पुलिस स्टेशन का सहारा लो, कोर्ट का सहारा लो। पर सबसे पहले एक बार उस जहाँ तक आप जाओ ना कि आपने ये सहायता आपको चाहिए, एक बार ठहरो, रुको और सोचो, क्या मैं इस चीज़ को ठीक कर सकती हूँ? क्या मैं अपने परिवार के साथ दोबारा जा सकती हूँ? एक बार ज़रूर सोचना। कहते हैं ना कि औरत दो परिवारों की धुरी होती है, तो एक कोशिश परिवार को जोड़ने की करें। अगर आपको फिर भी नहीं कुछ होता, आपको लगता है नहीं सच में मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, नहीं मेरे साथ कुछ ठीक हो जाएगा, पुलिस स्टेशन का सहारा लो। लोगों का सहारा ना लो, थाने का सहारा लो, पुलिस स्टेशन जाओ, कोर्ट जाओ, आपको उस मदद जरूर मिलेगी। और अगर उसके बाद भी कुछ नहीं होता है तो मुझे कांटेक्ट करो। मैं कहती हूँ, मैं वकीलों से पहले मैं खुद को रखती हूँ कि मैं परिवार जोड़ने की एक बार जरूर कोशिश करूंगी, और अगर कुछ नहीं होगा तो मैं इंसाफ के लिए जरूर लड़ूंगी। जैसे कि आपस में शादी के बाद कई घरों में नहीं बनती है, आपस में हस्बैंड वाइफ की, वो बात बात में लड़ाई करते हैं, तो क्या ऐसे केस की कभी काउंसलिंग करके उन्होंने ये किया है आपने उनको? जी हाँ, ऐसे तो मेरे साथ बहुत केसेस आते हैं मेरे पास में। उसका मेन कारण क्या है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में ना आजकल जो समय रह गया उसमें कम्युनिकेशन नहीं है। वाइफ कहती है कि मैं अपना परिवार देखूंगी, मैं अपने माँ बाप। लड़का कहता है कि मेरे परिवार को, मेरे माँ बाप को तुम अपना मानो। ये खींचातानी हटा दो। दोनों सबसे पहले दोनों परिवारों को एक समझो। लड़की कहे जो लड़के के माँ बाप है वो मेरे हैं, लड़का कहे तेरे माँ बाप मेरे हैं, फिर देखिए सब कुछ खत्म, कोई परेशानी नहीं होगी। हम अपना ही नहीं समझते हैं लोगों को, हम सोचते हैं कि ये मेरे सास ससुर है, ये मेरी को अगर कुछ बोल रहे, जैसे एक सास अगर अपनी बेटी को डांट, माँ अगर बेटी को डांटती है तो फर्क नहीं पड़ता, और सास अपनी बहू को डांटती है, फर्क क्यों पड़ता है? क्योंकि हम अपना ही नहीं समझते हैं। उस अपनेपन को पहले लाने की जरूरत है। 16 साल हो गए आपको महिलाओं की हक की लड़ाई लड़ते हुए, तो मतलब 16 साल में अब तक आपने कितने केस निपटाए? मेरे करीब 200-250 केसेस हैं जो निपटाए हैं। और एक तो मेरा केस ऐसा हाई प्रोफाइल था, 13 साल की एक बच्ची थी जिसको पालित लड़का लेके भाग गया था। वो मैंने देहरादून से पुलिस की सहायता से उस बच्ची को मैं वापस लेके आई, क्योंकि चाइल्ड हेल्पलाइन में भी मेरा केस आया था, वहाँ से भी मेरे को मतलब अवार्ड मिला था। अम्बाला जिले की बात करें, क्या अम्बाला से बाहर जाकर भी आपने लोगों के केस निपटाए? हाँ जी, मैं 3 केसेस हैं मेरे पास में, मैंने बाहर जाके निपटाए थे। और एक तो आप समझ लीजिए देहरादून गए थे, एक यमुनानगर गए हैं, एक मेरा अमृतसर का है। 3 केसेस मेरे बाहर के। सही मायने में मिसाल बनी है तो वरना कौशल बनी है, और जो कि लोगों को उत्पीड़न, महिलाओं को जिनको उनकी हक की लड़ाई हक दिलाने के लिए, समाज में अपनी जगह दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उनका कहना है कि हमें हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, हमें अपने हक की लड़ाई लड़ने की जरूरत है। उसके बाद भी यदि हमारे को किसी प्रकार की कंफ्यूजन रहती है तो वो मेरे से बेझिझक आकर मिल सकते हैं। इस समय जिससे मैं आपसे मिलवा रही हूँ, रूबरू करा रही हूँ, उनका नाम है वंदना कौशल। और आइए जान लेते हैं थोड़ा सा और गहराई में जाकर कि आगे या कहाँ तक पहुंचने वाली है, इनकी दौड़ कहाँ तक आगे तक चलने वाली है। मेरी दौड़ देखिए, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं समाज के लिए, नारी के लिए और बच्चों के लिए हूँ। उनको जो भी परेशानी आएगी मैं उनके लिए खड़ी रहूँगी। और एक मैसेज मैं ज़रूर देना चाहूँगी हर एक लेडी को, हर एक औरत की मदद करनी चाहिए। एक औरत जब एक औरत के लिए खड़ी होती है तो वहाँ पर मैं नहीं मान सकती कि कोई भी औरत को तकलीफ हो। बस मैं इतना मैसेज है आपके चैनल के थ्रू मैं सारी लेडीज़ को भी ज़रूर मैसेज पहुँचाना चाहिए। एक मैं ये बात जरूर
करना चाहूंगी, जो चोरी छिपे माँ बाप अपनी नाबालिग लड़की की शादी कर देते हैं या उसको बोझ समझते हैं, लड़के की तुलना में उसको कम स्थान देते हैं, ऐसे माँ बाप के लिए आप क्या कहें? ऐसे माँ बाप, मेरे पास यही एक केस था जिसमें मैंने अपनी नाबालिग लड़की की शादी करनी थी। आज मतलब मुझे बहुत दुख होता है कि उनका कोर्ट में केस चल रहा है, नहीं उनका एडजस्टमेंट हो पाया। और मतलब उन माँ बाप को मैं एक ही मैसेज करूँगी कि लड़कियाँ हमारे लिए बोझ नहीं है, वो हमारे लिए वरदान है। एक लड़की जब पैदा होती है तो हमें हमें लगता है कि अरे लड़की हो गई, इतना खर्चा होगा, इसकी शादी करेंगे। वही खर्चा तो लड़की के ऊपर ही आता है। हम अपने माँ बाप का कितना कर पा रहे हैं? हम कैसे उपेक्षा रख सकते हैं कि मतलब लड़का हमारा बहुत करेगा, ये हमारा वंश है। औरत तो 2 परिवारों का वंश चलाती है, तो हम कैसे कह सकते हैं हमारे लिए बोझ है? हम खुद एक औरत हैं और एक औरत ही औरत के ऊपर बोझ। और मैम उन लड़कियों को क्या कहेंगे आप जो कि माँ बाप बड़े ही लाड चाव से उनको पालते हैं और वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चूक कर जाती है जिससे कि माँ बापों को बहुत पछतावा होता है, उन लड़कियों को क्या संदेश देंगे? मैं उन सभी लड़कियों को एक ही चीज़ कहूँगी, सबसे पहले हमारे माँ बाप। दुनिया में सारे रिश्ते फिर मिल जाएंगे, माँ बाप नहीं मिलेंगे। जो माँ बाप हमारे लिए जितना कर सकते, क्योंकि उनका प्यार हमारे लिए निश्चल है। उनके मन में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि उनको आपसे कुछ चाहिए। तो मैं लड़कियों को कहूँगी सबसे पहले अपना करियर देखें, अपना परिवार देखें, उसके बाद ही कहीं जाके ऐसा कोई गलत कदम उठाएं। शादी जैसा प्यार होना मतलब आपके 2 दिन के प्यार के लिए आप अपने सालों का प्यार भूल जाते हैं, तो वो गलती ना करें, क्योंकि उसके बाद आपको पछतावा ही होगा। शादी की एक सही उम्र होती है, उस वक्त अपने माँ बाप से परमिशन लेके शादी करो, माँ बाप की खुशी भी देखो। क्योंकि अगर हम कहते हैं ना, अगर हमें अपना भविष्य बनाना है तो अपनी उस नींव को मजबूत रखना पड़ेगा। अगर माँ बाप का आशीर्वाद नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़की या कोई भी लड़का खुश रह सकता है। ऐसे में हमने तमाम अपने जो हमारे क्वेश्चन थे उसके जवाब हमने आपको भी क्लियर करवाए और अपने आप भी क्लियर करे। ऐसे में जाना कि हम लड़कियों की हक की लड़ाई, महिलाओं की हक की लड़ाई किस प्रकार से लड़ सकते हैं और जो लड़कियां डरी डरी रहती हैं, महिलाएं डरी डरी रहती हैं, उनको कैसे हम जीत हासिल करा सकते हैं, समाज में अपना अधिकार दे सकते हैं। लास्ट में आखिरी में आप सभी को क्या संदेश देना चाहेगी, खास तौर पर महिलाओं? मैं सबसे पहले ये कहूँगी, अपने नारीत्व को जिंदा रखो, डरो मत, झिझको मत, साहसी बनो, अपने हर क्षेत्र में अच्छे से अच्छा करके दिखाओ। किसी के आगे दबने की जरूरत नहीं है हमें। हम इतने प्रोटेक्टिव हैं, हम लेडीज इतना कुछ कर सकते हैं और इसका एग्जाम्पल देने की तो मुझे जरूरत है भी नहीं है। तो बढ़ते चलो बिना डरे, बस इतना ही कहना चाहूँगी। बहुत अच्छे तरीके से महिलाओं को लेके, उत्पीड़न महिलाओं को लेकर जो डरी डरी समाज में रहती है और अपने आप को समाज का हिस्सा नहीं समझती है, उनको एक मिसाल दी है। तो वंदना कौशल ने दी है कि अपनी हक की लड़ाई के लिए जहां मेरी जरूरत पड़े मुझे बुला सकते हैं, बेझिझक मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। चाहे पुलिस स्टेशन की बात हो या कोई अस्पताल की बात हो या शहर से बाहर जाने की बात हो। इसके साथ ही साथ लास्ट में मुझे एक बात और याद आई, जो महिलाओं को दहेज के पीछे यदि जला दिया जाता है, कुछ ऐसा कर दिया जाता है कि वो सुसाइड तक कर लेती है, उनके लिए आप क्या कहें? देखिए, सबसे गलत कदम होता है। मैं अगर कहूँ तो मेरे पास ये भी एक केस था जिसमें इस लड़की ने अपने ऊपर आग लगा ली थी। वो लड़की 4 महीने तक तड़पती रही, उसके छोटे छोटे बच्चे थे जो कि आज उसके जाने के बाद अनाथ हो गए। एक बार वो महिला अपने आप को खत्म करने से पहले एक बार सोचे कि मेरे पीछे और भी परिवार है, मेरे बच्चे हैं, उनकी और ध्यान दे। ये गलत कदम उठाने से बेटर है कि आप उससे लड़ो, निडर होकर उसको फेस करने की कोशिश करो। मौत एक, मतलब कहते हैं कि मौत ही रास्ता नहीं है, जीना सीखो, जियोगे तो लड़के भी दिखाओगे। अगर आपने पहले ही हार मान ली तो आप मर के क्या फायदा, मरने के बाद तो क्या पता। जैसे वो केस में 4 महीने तक वो लेडी तड़पती रही, उसका शरीर सड़ गया था, जिसकी मैं पट्टियां करने खुद पीजीआई जाती थी, उसको बहुत समझाती थी, तो लास्ट में उसका एक शब्द था, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे जिंदा रहना है। मैंने उससे पूछा क्यों, कहती है कि मुझे मेरे बच्चों को, उसको उस वक्त एहसास हुआ। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है उन सारी औरतों से हाथ जोड़ के कि दहेज उत्पीड़न अगर आपके साथ में होता है तो आप उसके लिए आवाज़ उठाएं, ना कि अपने आप को ख़त्म कर दें।
ऐसे में आपने सुना और जाना कि हम अपने हक की लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं, कैसे हम जिंदगी में जीत हासिल कर सकते हैं। और क्योंकि महिलाओं का दर्जा आज के समय में पुरुषों के समान है, आज जिससे मैंने मुलाकात कराई वे अंबाला छावनी की वंदना कौशल है, जो 16 साल से लगातार लड़ाई लड़ रही है। 200 से ज्यादा केसों पर अपनी जीत हासिल कर चुकी है। अंबाला जिले से बाहर जाके भी कई केसों को हैंडल कर चुकी है। और इसके साथ ही साथ वे इंद्रीश फाउंडेशन की भी सदस्य है और उसमें भी बढ़ चढ़कर अपनी अहम भूमिका निभा रही है। तमाम ऐसे अहम जानकारी जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। अंबाला न्यूज अपडेट्स पर पारुल गर्ग की रिपोर्ट।